हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ये बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मीजल्स की एक रिपोर्ट है WHO की, तो इसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जो पहली खबर है राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान में क्या चुनाव हुए, तो 71.64% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड वो आंकड़ा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान में क्या है, टोटल हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 50 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वो कितनी हैं, 200 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, मतलब विधानसभा सीटें हैं। तो ये 200 में से क्या है, 199 पर ही इलेक्शन हुए हैं। एक सीट पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे गंगानगर में करणपुर नामक एक जगह है, गंगानगर में करणपुर नामक जगह है। तो वहाँ पे क्या है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे गुरमीत सिंह कुन्नूर, तो इनकी क्या यहाँ पे डेथ हो गई, इसकी वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो गए यहाँ के। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका नाम अच्छे से याद रख लेना। अब देखिए दूसरी खबर, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पर कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, परंतु आज क्या है, 26 नवंबर है और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपने अगर हमारी प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें आपने पढ़ा होगा तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग क्या प्लीज़ ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम अपने देश को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो वर्ड थे, ये दोनों वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये कौन से वर्ड ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दोनों वर्ड जोड़े गए। इसके अलावा तो हम सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाने की बात करते हैं, ठीक है, हमारे देश को, और ये प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस किस प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम बात करते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, ये हम देने की कोशिश करेंगे। साथ में हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, जितने भी हम भारतवासी हैं, लोग हैं, एक दूसरे में हम इक्वलिटी की भावना लेकर आएंगे, ठीक है, हम प्रमोट करेंगे इसको। फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था 1976 में। तो ये 3 वर्ड थे जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। तो कई बार ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो ये ओरिजिनल प्रेम्बल था, ये हमने अपने आप को कब समर्पित किया, तो यहाँ पे पढ़िए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, है ना, ये 26वां दिन है नवंबर का, उस 1949 का। डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपने आप को आज दिया है, अडॉप्ट किया है, अनेक्ट किया है। तो इसीलिए हम आज का जो दिन है 26 नवंबर 1949 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया। तो ये अब देखिए स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली सभा बुलाई गई थी। और इसका क्या था, जो मुस्लिम लीग है, उसने इसका विरोध किया था। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस दिन क्या था, हमने अपने टेम्परेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट है उसका चुनाव किया था। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में हमने जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने इसका परमानेंट प्रेसिडेंट चुना था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं।
जो बाद में क्या बनेंगे, हमारे फ्री इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 यहाँ पर क्या था, डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था देश के सामने कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे, है ना। 8 पॉइंट्स रोड मैप दिया था कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के लिए इन्होंने। उसके बाद में 14 1947, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, और इसके नेक्स्ट डे कौन आज़ाद होगा, इस डे नेक्स्ट डे 15 अगस्त को हम आज़ाद होंगे। तो 14 अगस्त की नाइट को क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा बुलाई थी, और इस दिन हमने ये डिस्कस करने के लिए बुलाई थी कि पहले तो सबसे पहला आज़ादी का सेलिब्रेशन करना था, क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था। उसके साथ साथ हम किस तरीके से कानून बनाएंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के, किस तरीके से लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट का निर्माण करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी, ठीक है। और साथ साथ आज़ादी का तो सेलिब्रेशन करना ही था, क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। तो ये 8 मेंबर पैनल थे, और इसको हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये हेडेड की जा रही थी। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब जो ये 8 मेंबर्स हैं, इसमें से एक मेंबर तो क्या था, रिटायर कर गए थे, मतलब चले गए थे छोड़ के, और एक मेंबर की डेथ हो गई थी। जो छोड़ के गए थे उनका नाम था BL मित्तर। क्या नाम था उनका, BL मित्तर, ठीक है। और जो जिनकी डेथ हो गई थी उनका नाम था DP खेतान, ठीक है, DP खेतान। तो BL मित्तर को रिप्लेस किया था N माधवाचार्य ने, और DP खेतान को रिप्लेस किया था, इनकी जगह पे आए थे TT कृष्णमाचारी, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में नवंबर 4 1947 को क्या हुआ था, इस दिन क्या था कि जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये 8 मेंबर्स थे, टोटल मिला के क्या था, इन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग ये देखा था कि हमारे देश के जो भौगोलिक परिदृश्य है, लोगों का बिहेवियर है, किस तरीके से यहाँ पर सोसाइटी इनकलकेट करती है, तो उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो सकती थी, वो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद में यहाँ अप्लाई की गई थी। ऐसा नहीं था वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया था, यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए, ठीक है, लोगों के व्यवहार को देखते हुए यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अब दिसंबर 11 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग बॉडी का, ठीक है। और ही वुड लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद में देखो ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, इट केम इनटू इन इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इस दिन हमने क्या था, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हेयर बाय डू अडॉप्ट एनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ, ठीक है। इसे हमने आत्म समर्पित किया था, इसे हमें अंगीकृत किया था। इस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, आत्मसमर्पित और अंगीकृत किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और बाद में ये इफेक्ट कब से आया था, ये 26 जनवरी 1950 को आया था, और इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जबकि 26 नवंबर 1949 क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना है। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट खबर है कंबाला से रिलेटेड है। कंबाला क्या है, कंबाला एक गेम है, इवेंट है, जो कर्नाटका में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, ये भैंसों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बफेलोस का इस्तेमाल करते हैं इस गेम के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये 2 दिन का इवेंट होता है, जो पोस्ट राइस क्रॉप के बाद करा जाता है ना। खारिफ जो क्रॉप्स होती हैं, राइस मतलब पीडी फील्ड्स हैं, उनकी कटाई के बाद में इस गेम को खेला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक पेटा ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम सुना होगा, ठीक है, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये करके इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या काम करती है, ये काम करती है जो भी एनिमल्स के साथ में अनएथिकली बिहेव किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस गेम के लिए क्या ये इन भैंसों को टॉर्चर नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत तो किया होगा, परंतु जो लोकल पीपल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, घुमाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इनको डंडों से मारा पीटा भी जाता है, जिससे वो रेस जीते हैं, ठीक है। तो वो अनइथिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो इसका विरोध कौन करता है, पेटा करता है। तो इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में बाद में समझेंगे, पर यहाँ पर एक खबर आई तो मैंने बता दिया। ये कर्नाटका के अंदर ये कंबाला गेम खेला जाता है। तो ये थोड़ा लोकेशन वाइज आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आदित्य L1। आदित्य L1 है क्या, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सन मिशन है, जो सन की जो सरफेस है कोरोना एमिट है ना, तो उसकी क्या है ये स्टडी करेगा। तो स्टडी करने के लिए भेजा गया है कि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सन से, जो कोरोना है जो अर्थ सन की सरफेस है उसकी स्टडी करने के लिए इस मिशन को प्रिपेयर किया गया है। तो अब ये जो मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसकी स्टडी करेगा, सन की सरफेस की स्टडी करेगा, सन सरफेस, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसको PSLV XLC57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अपनी ऑर्बिट में कब प्रवेश करेगा, 7 जनवरी 2024 को ये अपनी ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ से क्या है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है L1 क्या है। तो L1 क्या है, ये जैसे मान लीजिए दो मास बॉडीज़ होती हैं, जैसे अर्थ हो गई, सन हो गई, तो इनके बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। ना ये सन की तरफ टिल्ट करेगा ना अर्थ की तरफ गिरेगा, तो ये बीच में ही रोटेट घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये हुई हमारी अर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारा सन। तो ये अर्थ और सन के बीच का जो पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए, तो इसका नाम दिया गया L1, ठीक है। L1 कहाँ है, अर्थ और सन के बीच में है, ये याद रखना है। अगर हम L2 की बात करें तो ये बियॉन्ड द अर्थ हो जाएगा, मतलब L2 पोजीशन ऐसी है जो बाहर की साइड में है ना। अगर हमें आउटर स्पेस की स्टडी करनी हो तो हम कोई सैटेलाइट को कहाँ प्लेस करते हैं, हम L2 में प्लेस करते हैं, क्योंकि ये बियॉन्ड अर्थ है, अर्थ बीच में नहीं आती है इसके, ठीक है। तो आउटर स्पेस में हमें स्टडी करनी हो तो हम L2 में लगाते हैं, और अगर हमें सन की स्टडी करनी हो तो हम L1 में अपनी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, ठीक है। और जस्ट सन के बियॉन्ड में है L3, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट कौन सा, थर्ड हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में L4 और इधर हो जाएगा L5, ठीक है। तो हमारे पास में लैग्रेंजियन कितने पॉइंट है, 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आज ये नेक्स्ट कवर पे चलते हैं। नेक्स्ट कवर है, देखो इसी के अंदर नेक्स्ट खबर यह है कि जो इसरो का क्या है, गगनयान भेजा जाएगा। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव मिशन होगा जो जनवरी माह में भेजा जा सकता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 24, मतलब कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है ना। पहले 6 महीने में कभी भी इसको 2024 के पहले 6 महीने में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है इसरो के द्वारा। तो ये क्या होगा, एक अनमैन्ड ऑर्बिटल मिशन होगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव मिशन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट खबर है वो गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर का आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो गवर्नर के ये जो आर्टिकल है इसको आप क्या करें, कल वाला या परसों वाले लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। परसों वाले लेक्चर में हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर बात ये कह रहा है, रिजेक्शन बाय द गवर्नर डज नॉट मीन डेथ ऑफ ए बिल। तो जो गवर्नर जब रिजेक्ट कर देता है किसी बिल को तो वो खत्म क्यों नहीं होता, इस पर ये बात करी गई। तो खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो आर्टिकल जो 200 है, ठीक है, आर्टिकल 200 क्या पावर देता है गवर्नर को, कि गवर्नर किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको साइन कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अपने पास में रख सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, वहाँ से वो पास होकर वापस आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी वो डेड हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर उसने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको वापस लौटा सकता है, साइन करके भेज सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर पॉकेट वीटो भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास तो पॉकेट वीटो होती है, परंतु गवर्नर के पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं होती है। तो ये थोड़ा, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है यहाँ से मीजल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें अंदर WHO ने ये कहा कि दुनिया भर में जो मीजल्स के केसेस हैं वो 18% से बढ़ गए, 80% से ज़्यादा ग्रोथ किए हैं। और इसमें दुनिया भर में जो मीजल्स के जो केसेस हैं जिसमें डेथ हुई है वो कितनी हुई है, 43% तक मीजल्स के कारण डेथ भी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मीजल्स ने WHO ने उसके बाद में ये भी कहा कि जो इंडिया में है वैक्सीनेशन कोरोना पीरियड में नहीं हो पाई है ना। तो बहुत सारे बच्चों को क्या है, जो फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि जो WHO ये जो डेटा प्रेजेंट कर रहा है वो एस्टीमेट नंबर्स पे कर रहा है, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर 2,63,84,580 चिल्ड्रन
को मीज़ल्स की जो पहली खुराक है वो मिली है। कितने में से? 2,63,63,270 बच्चों में से। ये बताती है कि सिर्फ 21,000 बच्चों को पहली खुराक नहीं मिल पाई थी मीज़ल्स की। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये डिसाइड किया है कि भाई सभी बच्चों को मीज़ल्स की खुराक मिले। इसके लिए जो इसका पीरियड था, ठीक है, 15 महीने से लेकर 2 साल तक का जो पीरियड था उसे बढ़ा के 5 साल तक कर दिया गया है कि जो मीज़ल्स की पहली डोज है वो 5 साल तक बच्चों को लगाई जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मीज़ल्स के बारे में आज समझ लेते हैं। देखो मीज़ल्स में क्या होता है, आप ये बच्चा देख सकते हैं यहाँ पर। इस बच्चे की कंडीशन आप देखिए किस तरीके से दिख रहा है। इसको हाई फीवर सा दिख रहा है। ठीक है, इसका हाई फीवर कितना तक चला जाता है? 104 डिग्री तक फीवर चला जाता है मीज़ल्स के केस में। ठीक है, कफ, रनी नोज, रेड वाटरी आइज, आप देखेंगे आंखें तो आंखें देख के लग रहा है ना कि लाल आंखें हो गई हैं, आंखों से पानी निकल रहा है। ठीक है, बॉडी पे पूरे चटके पड़ गए, रेड रैशेज हो गए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई बच्चे की कंडीशन दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं वो मीज़ल्स की चपेट में भी हो सकता है। और मीज़ल्स क्या बहुत ज़्यादा फैटल है, बहुत ज़्यादा घातक है। इसका इलाज तुरंत प्रभाव से होना चाहिए और इसके टीके प्रॉपर लगवाए जाने चाहिए। अब देखिए मीज़ल्स होता क्या, मीज़ल्स हमने पीछे देखा। अब यहाँ पर क्या है, मीज़ल्स का जो टीका लगाया जाता है वो क्या है, 3 बीमारियों को एक साथ ठीक करता है। ठीक है, जब भी मीज़ल्स का टीका लगेगा सॉरी, तो मीज़ल्स के साथ साथ सब पहला तो कौन सा, मीज़ल्स। ठीक है, दूसरा मम्स को भी ठीक करेगा और तीसरा हो जाएगा रुबेला। ठीक है, ये 3 बीमारियों को एक साथ क्योर करने का काम करता है मीज़ल्स का टीका। अब मीज़ल्स का टीका कब कब लगाया जाता है? देखा, पहला जो टीका लगाया जाएगा वो 9th मंथ का, 9 महीने का हो जाएगा बच्चा, तब लगाया जाएगा। सेकंड टीका कब लगाया जाता है? जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है। और तीसरा टीका लगाया जाता है उसे 4 से लेकर 6 साल तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं मीज़ल्स के टीके लगाने का टाइम पीरियड। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर जो कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बाधा आई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या आई, क्योंकि क्या था, जब कोविड-19 फैला है ना, कोविड-19 के केसेस राइज किए तो इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिए गए अपने देशों के अंदर। और उस समय पर क्या था, कोई भी इधर से उधर माइग्रेट नहीं कर सकता था। और जिन बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, साल भर से ज़्यादा तक चला था कहीं तो जो लॉकडाउन चले थे। ठीक है, तो जिन बच्चों का इस पीरियड में जन्म हुआ उनको क्या है, फर्स्ट डोज ऑफ मीज़ल्स की नहीं लग पाई थी। ठीक है, इसके कारण बच्चों में काफ़ी डेथ भी देखने को मिली। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में कुछ आंकड़े देखे गए कि 800 के आसपास बच्चों के केस देखे गए थे, जिसमें से 10 बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। इसके अलावा केरला में 160 मीज़ल्स के केसेस देखे गए थे, जो कहीं ना कहीं वापस से मीज़ल्स का आउटब्रेक दिखाता है इंडिया के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है यहाँ से, इंडिया अनाउंस फेज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ब्लेंडिंग। तो बायोगैस ब्लेंडिंग को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। क्यों हम बायोगैस को ब्लेंड कर रहे हैं? देखिए अभी तक हम क्या है, CNG, LPG इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, CNG जो LPG गैसेस हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन एमिशन हो रहा है, हमारे जो एनवायरनमेंट में कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्रब करने की ज़रूरत है। अगर इसको हम क्रब नहीं करेंगे तो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ये भी बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है, जब वातावरण गर्म होगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और उनके पिघलने से जो हमारा ओशियन लेवल है, ठीक है, ओशियन का जो पानी है वो राइज कर रहा है। और उसकी वजह से जो हमारे कोस्टल आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज कर रहे हैं, वो डिप कर जा रहे हैं पानी के अंदर। इसकी वजह से बहुत सारे देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या, इससे निपटने का हर प्रयास करना है। तो बायोगैस ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? बायोगैस ब्लेंडिंग हम CNG LPG के साथ करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, बायोगैस होती क्या, आ जाइए समझते हैं। देखो बायोगैस क्या होती है, जनरली आपने देखा होगा जो हमारे कैटल्स होते हैं, लाइव स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पशु होते हैं, तो उनके द्वारा वेस्ट निकाला जाता है ना, जिसे हम गोबर बोलते हैं। तो गोबर और जो हमारी सड़ी गली क्रॉप्स होती हैं वो है ना, वेस्ट वाटर या फिर फूड वेस्ट, जो हम खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं, जो फूड वेस्ट हो जाता है, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके किसी एक टैंक के अंदर रख देंगे। और उसके बाद में क्या होगा, वो डिकम्पोज होने लगता है। और डिकम्पोजिशन के कारण उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। वो कैसी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम हीट, है ना, जो आग लगाने के लिए और या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इसको फ्यूल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और गैस के साथ में ग्रिड कर सकते हैं, गैस के साथ भी इसको
जो ब्लेंडिंग की जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बायोगैस है इसको सीएनजी एलपीजी के साथ में ब्लेंड करेंगे। तो हमने टारगेट क्या रखा कि अगर हम बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे तो 2025 तक हम 1%, 1%, ठीक है, बायोगैस को ब्लेंड करेंगे सीएनजी एलपीजी के साथ में। और फिर उसके बाद में हम अपने इस टारगेट को बढ़ाते हुए 2028 तक इसको 5% तक ब्लेंड करेंगे। ये हमारे टारगेट है, जिससे क्या होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको थोड़ा सा कर्ब कर सकें। साथ साथ इसमें क्या है, दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, आज ये इसको समझते हैं। देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये है कि हम जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल सीड प्लांट, एनर्जी ग्रास, है ना, ये जो ग्रासेस हो गए, मल्टीपल सॉलिड वेस्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज हो गए, है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ हो गए, एल्गी आपने देखी है ना, जिसे हम काई बोलते हैं, फैट ऑयल, ग्रासेस, कुकिंग वेस्ट, है ना, मीट प्रोडक्शंस, साथ साथ इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कार्बन मोनोऑक्साइड वेस्ट गैस, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो वेस्ट गैस होती है इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाएंगे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का निर्माण करेंगे इससे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, हम ब्लेंड करेंगे, जो हमारा जो फ्यूल होता है ना, एविएशन फ्यूल होता है, उसके साथ में उसको मिक्स कर देंगे। और इसके मिक्सिंग से क्या होगा, जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो कमी आएगी उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इस तरीके से अगर हम ब्लेंड करते हैं तो हमने इसमें टारगेट रखे हैं, क्या रखे हैं, इसमें टारगेट रखा है 2027 तक, ठीक है, 2027 तक हम जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये 1% ब्लेंड करेंगे, 1% ब्लेंड करेंगे जो हमारे एविएशन फ्यूल है उसके साथ में, ठीक है। और 2028 तक इसे हम 2% कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लें। अब देखिए, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। तो बेनिफिट क्या है कि ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम बायोमास और वेस्ट, जो बायोमास होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे हम इसको प्राप्त करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, ये हम इसको ब्लेंड करेंगे किसके साथ में, एविएशन फ्यूल के साथ में, जिससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन की कमी हो सकती है। इसके अलावा हम जो कार्बन का जो परसेंटेज है जो मार्केट में उत्सर्जित हो रहा है उसको क्रब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो डेटा दे रखा है ये यूएस का दे रखा है, इंडिया में थोड़ा कम रहेगा इसका, है ना, उत्सर्जन का लेवल, परंतु कुछ तो रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरीके से बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं एविएशन फ्यूल के साथ में, तो हम एयर क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट के आसपास का जो वातावरण होगा वो थोड़ा अच्छा होगा, उसमें हीट ट्रैपिंग कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वहाँ के जो पशु पक्षी होंगे, जानवर होंगे, लाइफ स्टॉक होगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ ह्यूमंस के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रूरल एरियाज़ में जॉब्स क्रिएट करेगा। रूरल एरियाज़ जो रूरल कम्युनिटी है उसके लिए रेवेन्यू का एक साधन बनेगा, क्योंकि जब हम जो गोबर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो उनको पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं कि ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है ये 4 टाइम्स महंगा है जो भी एट प्रेजेंट में जो पेट्रोलियम जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उससे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें लार्ज क्वांटिटी में फीड स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी। अगर कोई बंदा मान लीजिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए टैक्स रिजीम में उसको छूट देनी पड़ेगी, उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तब जाके लोग इसका इस्तेमाल लार्ज स्केल पर करेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस रहेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, इंडिया एग्रीकल्चर इंपोर्ट बढ़ गया है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने क्या है, जीरो टैरिफ रिजीम साइन किया था 1 साल पहले, जिसमें क्या था, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, और वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हम पे वो टैरिफ नहीं लगाएगा। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया से हमने एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स किए हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, जिससे हमारा जो इंपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 गुना तक बढ़ गया है। क्या क्या बढ़ा है, जिसमें आलमंड्स, बीन्स, ऑरेंज, लेंटिल्स, पल्सेस एंड सेवरल अदर एग्रो प्रोडक्ट्स, ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी हमसे काफ़ी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब क्या है, ये जो जीरो टैरिफ पॉलिसी आई है इसकी वजह से
ऑस्ट्रेलियन जो इम्पोर्ट है वो हमारा कितना 85% तक वो अपने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगा रहा है। जो प्रोडक्ट हमें बेच रहा है वो 85 से बढ़ाकर वो 90% तक हो सकते हैं जनवरी 2026 तक। तो ये वाली बात कर रहा है कि इस तरीके से जो जीरो टैरिफ रिजीम है ये बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो हमारे आसपास जो देश के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है और इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजन से कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इधर है, यहाँ पर है, साउथ की तरफ है। अगर हम ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो कौन सा एरिया कहलाता है, क्वींसलैंड कहलाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स, है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको, ये कोरल सी के पास में मिलेगा। ठीक है, अगर हम तस्मानिया सी की बात करें तो यहाँ तस्मान आइलैंड मिलता है, और अगर हम पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और यहाँ पर आराफुरा सी भी है। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर आर्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्गीस कुरियन के ऊपर। वर्गीस कुरियन के बारे में कौन नहीं जानता, इंडिया का हर बच्चा जानता है कि इनकी आज क्या है 102 भी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, आज इनको क्या है 102 साल हो जाएंगे इनको। तो वर्गीस कुरियन का क्या योगदान रहा, तो देखो वर्गीस कुरियन को हम फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था 1970 में इंडिया में। ठीक है, तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है मिल्क के प्रोडक्शन में। इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन इतना हो कि हमें किसी और देश से इसको इंपोर्ट ना करना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको प्रोड्यूस करें कि साथ में हम जो अदर कंट्रीज़ की जो डिमांड है वहाँ उसको फुलफिल कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव लेके चले थे और ये इसको पूरा भी किया था इन्होंने। तो ये इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के में वाइट रिवॉल्यूशन के लिए, और इनको फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड लेकर आए थे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो चलते चलते पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन, बताइए कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है, ठीक है, ये 51A किससे डील करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 बार ये पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं, बाय। सब लोग खुश रहें, जय हिंद, बाय बाय।